हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, दिस इज सुल्तान फयाज हुसैन एंड यू आर वाचिंग सुल्तान फयाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। 27 दिसंबर के हवाले से हमारी यादाश्तें कुछ अच्छी नहीं है। 27 दिसंबर 2007 का दिन एक इंतहाई अफसोसनाक दिन था। इस दिन पाकिस्तान की 2 मरतबा वजीर आजम रहने वाली खातून, इससे पहले साबिक वजीर आजम की बेटी और उसके साथ साथ उम्मत मुसलमा की पहली खातून वजीर आजम को शहीद कर दिया जाता है। और उसके बाद सबसे बड़ा जुल्म उनके साथ ये है कि उनकी शहादत के बाद 2 मरतबा उनके जो शौहर हैं, एक मरतबा सदर रह चुके हैं, दूसरी मरतबा अभी सदर हैं और अपनी मुद्दत जो है वो गुजार रहे हैं। उसके साथ साथ उनका बेटा वजीर खारजा बनता है। बेटी जो है वो इस वक्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और बेटा भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आसफा भुट्टो और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। लेकिन इसके बावजूद, इन तमाम तर ओहदों के बावजूद आज तक उनको इंसाफ नहीं मिल सका। आज भी वो इंसाफ की जो है वो क्या कह लें मुतलाशी हैं। आज तक उनको इंसाफ नहीं फराहम किया जा सका। इसकी वजह क्या है? इस केस के अंदर आज तक क्या कुछ हुआ जो आज लोगों को भूल चुका है, और इस बारे में शायद जो है वो सिर्फ रवायती तौर पर एक ताज़ीती रेफरेंस 27 दिसंबर को मुनक़िद किए जाते हैं, लेकिन उनको इंसाफ फराहम करवाने के हवाले से शायद उस तरह से कोशिशें नहीं हो रही जिस तरह से होनी चाहिए। आज इस केस के कुछ हकाइक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे, और उसके बाद फिर आप खुद इस बात का फैसला कीजिएगा कि कौन है कसूरवार। तो जनाब, 27 दिसंबर 2007 से पहले की जो बात करनी है, पहले तो कि 18 अक्टूबर 2007 को जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वतन वापस लौटती हैं। 18 अक्टूबर से लौटने से पहले मोहतरमा को पैगाम भिजवाया गया था और उनसे कहा गया था कि अगर आप वतन वापस आती हैं तो आपकी जान को खतरा हो सकता है, और आपके साथ जो ताल्लुकात हैं और जो आपकी सिक्योरिटी का मेयार है वो इस बुनियाद पर मुनहसर करेगा कि आपका रवैया क्या होता है। ये किसी और ने नहीं बल्कि उस वक्त के डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ ने उन्हें इस बात का पैगाम पहुंचाया था, और इस बात की गवाही सहाफ़ी जो हैं, जो उस वक्त के बैनुल अक़वामी सहाफ़ी, अमरीकी सहाफ़ी हैं, उन्होंने इस बात की गवाही दी थी कि मेरी मौजूदगी के अंदर ये सब कुछ हुआ था। और परवेज मुशर्रफ साहब ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को फोन कॉल की थी और उस फोन कॉल के ऊपर ये धमकी भी दी थी। लेकिन इन सारी धमकियों के बावजूद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है वो वतन वापस पहुंचती हैं, और बिल्कुल उनकी उम्मीदों के मुताबिक अवाम उनके इस्तकबाल के लिए बाहर निकलती है। कराची के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद उनको जो है वो वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचती है, और जब वो बाहर निकलती हैं एयरपोर्ट से तो कई घंटे लग जाते हैं उनको एयरपोर्ट से बाहर आने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद लोगों की होती है। लेकिन उनकी वतन वापसी के पहले ही दिन इसी सारे जुलूस के अंदर, इसी सारे इस्तकबाल के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया भी पेश आ जाता है। और वाकया ये पेश आता है कि सानह कारसाज के नाम से जिसे हम याद करते हैं, और 18 अक्टूबर 2007 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वापसी के बाद इस इस्तकबाली जो काफिला था इसके अंदर एक धमाका होता है पहले, और बड़ा जोरदार धमाका होता है और लोग इसके अंदर शहीद होते हैं। अमूमन देखा गया है कि जब इस किस्म के धमाके होते हैं तो लोग भागना शुरू हो जाते हैं, दूर भागते हैं। लेकिन इस के बाद लोगों ने देखा और हैरान हुए कि लोग जो हैं वो इस धमाके के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गाड़ी की तरफ दौड़ रहे थे और उनकी गाड़ी को कवर फराहम कर रहे थे कि मोहतरमा को महफूज जो है वो बनाया जाए। और हर तरफ यही आवाजें गूंज रही थी कि मोहतरमा महफूज है ना, मोहतरमा महफूज है ना। तो ये जो है वो सूरत हाल थी। और उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इस सारे वाकया होने के बाद जो है वो एक खत लिखा, और इस खत के अंदर उस वक्त के वजीर आला पंजाब, जो उस वक्त के वजीर आला पंजाब थे परवेज इलाही साहब, उनका नाम मेंशन किया। साबिक DGISI हमीद गुल का नाम मेंशन किया, और उसके साथ साथ उस वक्त के DGI भी जो थे ब्रिगेडियर इजाज शाह, जो इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड इजाज शाह हो चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हैं, और इसके साथ साथ परवेज इलाही साहब जो है वो पाकिस्तान भी तहरीक इंसाफ के अंदर हैं वो भी। और बाकी जो उनकी जमात थी, काफ लीग थी, चौधरी शुजात हैं, वो आज उसी इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है जिसका जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी भी हिस्सा है। और ये वही जमात है जिसके वजीर आला के ऊपर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उस वक्त ये जो है उनका नाम मेंशन किया था कि इन सारी कार्रवाइयों के अंदर जो मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ है, इनके पीछे इन 3 अफराद का जो है वो नाम है और इन तीनों पर मुझे शक है। ये उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने खत के अंदर परवेज मुशर्रफ को वाजे किया था। उसके बाद उन्होंने सहाफियों को ईमेल्स भी लिखी, और उन ईमेल्स के अंदर उन्होंने जो है वो मार्क सैगल को भी एक ईमेल लिखी, और उसके अंदर कहा कि अगर मुझे कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार परवेज
मुशर्रफ होगा। तो इसके ऊपर आज तक तो कोई तहकीकात नहीं हुई, ना ही सानिया कारसाज के हवाले से जो उनका खत था और ना ही उसके बाद जो ईमेल्स थी उनके हवाले से भी कोई खास जो है वो इसके ऊपर तहकीकात नहीं हुई है। हाँ, अलबत्ता जो ये मार्क सेगल साहब है, इनका एक बयान वीडियो लिंक के जरिए रिकॉर्ड किया गया था और उनकी गवाही जो है वो इस मामले के अंदर ली गई थी। उसके बाद 26 दिसंबर 2007 का दिन आता है और इस दिन ISI के सरबराह जो है वो मुलाकात के लिए पहुंचते हैं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के पास और ये भी वही जो है वो बातें उनका इजहार करते हैं जिन बातों का पहले भी बहुत मरतबा मोहतरमा के सामने इजहार किया जा चुका था कि आपकी जान को खतरा है। इस हवाले से बैनुल अक़वामी जो इदारे हैं वो भी उन्हें आगाह कर रहे थे। तो इन नदीम ताज साहब ने भी यही बातें की। तो मोहतरमा को लगा कि शायद ये चाह रहा है कि कल का जो जलसा है उसको मौखिर कर दूं या उसके अंदर मैं शिरकत ना करूं। तो ये उन्होंने उनको वाजे कर दिया कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि आप इस तरह करें कि मेरी सिक्योरिटी को भी मजीद बेहतर करें और उसके साथ साथ जो मेरे साथ लोग हैं उनकी सिक्योरिटी को भी मजीद बेहतर बनाया जाए। नाज़रीन, इसके बाद 27 दिसंबर का अफसोसनाक दिन आता है। इस दिन सुबह मामूल के मुताबिक मोहतरमा जो है वो 8 बजे उठती हैं, 9 बजे नाश्ता करती हैं, उसके बाद फिर हामिद करजई से जो है वो मुलाकात करती हैं, फिर जरदारी हाउस इस्लामाबाद जो है वो वापस आती हैं और वापस आने के बाद अपनी जो तकरीर है जो उन्होंने उस दिन लियाकत बाग के अंदर करनी थी, वो अपने जो उनके रहनुमा थे पार्टी के उनके साथ बैठ के उसको जो है वो हतमी शक्ल देती हैं और उसके बाद फिर लियाकत बाग की तरफ रवाना हो जाती हैं। लियाकत बाग जाकर एक बड़ा मजमा था, वहाँ पर वो खिताब करती हैं। खिताब के बाद खुशी का जो इजहार है वो नुमाया होता है और मोहतरमा जो है वो फिर वहाँ से आती हैं, वापस अपनी गाड़ी के अंदर बैठती हैं और गाड़ी जब लियाकत बाग से चलना शुरू होती है तो वहाँ पर एक इंतहाई जो है वो अफसोसनाक जब ये वाक़या पेश आ रहा होता है तो उससे पहले जो लोग वहाँ पर इस सारी सूरत हाल को देख रहे होते हैं वो बताते हैं कि ये जो सिक्योरिटी थी मोहतरमा की वो मोहतरमा से दूर हटना शुरू हो जाती है और एक वक्त आता है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो गाड़ी है वो बिल्कुल तन तनहा रह जाती है और उनके इर्द गिर्द जो सिक्योरिटी का हिसार था वो दूर हो जाता है। और उसके बाद फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के इर्द गिर्द क्योंकि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, वो नारेबाजी कर रहे थे, तो मोहतरमा उनके नारों का जवाब देने के लिए अपना सर जो है वो गाड़ी की छत से बाहर निकालती हैं, उन नारों का जवाब देना शुरू करती हैं और हाथ हिलाती हैं कारकुनान को। तो जब ऐसे ही लियाकत बाग से बाहर निकलती हैं और जैसे ही लियाकत बाग से बाहर निकलती हैं तो पहले ये डिसाइडेड था कि जो रूट डिसाइड किया गया था वो ये था कि मोहतरमा जो है वो लेफ्ट साइड जो है वो उस तरफ जाएंगी, यानी गवाल मंडी की तरफ जाएंगी, लेकिन उस तरफ जाने की बजाय जो है वो इनको मजबूरन गाड़ी जो है वो राइट साइड पर यानी कि मरी रोड की तरफ लेकर जानी पड़ती है। और उसकी वजह ये होती है कि लेफ्ट साइड के ऊपर बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी और उनके अंदर पुलिस वाले नहीं थे लेकिन गाड़ियां खड़ी थी, रास्ता ब्लॉक था, इसलिए ड्राइवर को मजबूरन जो है वो दूसरी साइड से राइट साइड वाली जो मरी रोड वाली साइड है उस तरफ से जाना पड़ा। और इसी दौरान जो है वो फिर उनके ऊपर फायरिंग होती है। फायरिंग के बाद जो है वो एक जोरदार धमाका होता है और धमाके के अंदर बहुत सारे अफराद जो हैं वो शहीद हो जाते हैं और उसी दरमियान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में भी जो लोगों को अंदाज़ा होता है कि वो भी शहीद हो चुकी हैं। अब यहाँ पर जो है वो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जो पहले गोली लगी है या फिर वो गाड़ी के अंदर बैठते हुए जो गाड़ी का लीवर था वो उनके सर के अंदर लगा है। उस वक्त की हुकूमत का मौक़िफ़ था कि जी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को गोली नहीं लगी, बल्कि जब धमाका हुआ तो उसके बाद मोहतरमा जब नीचे बैठने लगी तो उनके जो है वो सर में गाड़ी का लीवर लगा, जिसकी वजह से उनकी शहादत जो है वो वाक़या हुई है। लेकिन उस वक्त वहाँ पर मौजूद जो ऐनी शाहिदीन है वो मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर और दीगर सहाफ़ियों के प्रोग्राम्स के अंदर जो है वो इस बात का इजहार कर चुके हैं बरमला कि जनाब नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वहाँ पर मौजूद जो लोग हैं वो ये बताते हैं कि पहले मोहतरमा को गोली लगी, फायरिंग हुई और उसके बाद धमाका हुआ। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि जो गोली चलाने वाला शख्स है वो भी वही है और उसके बाद जो धमाका करने वाला शख्स है वो भी वही है। लेकिन वहाँ पर मौजूद ऐनी शाहिदीन कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि जो गोलियाँ चलाई गई वो मुख्तलिफ लोग थे और जिसने ये धमाका किया वो मुख्तलिफ शख्स था। इस धमाके के बाद जाहिर बात है कोहराम मच जाता है हर तरफ और जो ड्राइवर था वो क्योंकि ब्लास्ट के बाद जो है वो टायर भी जो गाड़ी के वो ब्लास्ट हो जाते हैं और गाड़ी के जो रिम रह जाते हैं, तो ड्राइवर जो है वो गाड़ी को वैसे ही दौड़ा देता है, रिमों के ऊपर ही दौड़ा देता है और उसको वहां से निकाल कर ले जाता है आगे।
और आगे जाकर शीरी रहमान साहिबा जो है उनकी जीप पीछे आ रही होती है। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को उस जीप के अंदर मुंतकिल किया जाता है और फिर वहां से उनको अस्पताल लेकर जाया जाता है। यहाँ पर यह भी तारीखी हवालों से हमें पता चलता है कि ये भी प्लान था कि जब गाड़ी को धमाके के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अगर गाड़ी से बाहर ना निकलती और वो सर ना हिलाती और उनको उस तरह से गोली ना लगती, तो प्लान ये था कि गाड़ी के करीब जो है वो धमाका किया जाएगा और जैसे ही धमाका होगा तो गाड़ी के जो टायर हैं वो ब्लास्ट हो जाएंगे और जो गाड़ी है वो इस हालत में नहीं रहेगी कि उनको वहां आगे चलाया जा सके। तो उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जो है वो जाहिर सी बात है किसी दूसरी गाड़ी के अंदर मुंतकिल किया जाएगा। तो जैसे ही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को उस गाड़ी से निकालकर दूसरी गाड़ी के अंदर मुंतकिल किया जा रहा होगा तो दूसरा जो बमबार है वो भी अपने आप को खुदकश बम हमले के अंदर उड़ा देगा और फिर जाहिर सी बात है कि जब इस सारे मामले के अंदर ये धमाका होगा तो मोहतरमा जो है वो वहां पर इस तरह से उनको शहीद कर दिया जाएगा। लेकिन वो उनको एक गैबी मदद कहें या कोई एक साजिश थी अंदरूनी जिसके तहत मोहतरमा जो है वो उस गाड़ी से बाहर निकली, उन्होंने सर निकाला, उन्होंने हाथ हिलाया और उसी दौरान जो है वो उनको ये गोली लग गई और उसके बाद उनकी शहादत जो है वो हो गई। उनको हॉस्पिटल लेकर जाया गया। हॉस्पिटल जाते हुए ही उनका जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी, उनकी शहादत हो चुकी थी। उसके बाद फिर यहाँ पर यह भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया गया, बल्कि ना सिर्फ उनका पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया बल्कि वहां पर जितने भी लोग शहीद हुए किसी का भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ। और दूसरा बड़ा काम ये होता है कि फौरी तौर पर जो फ्रांसिक की टीमें हैं वो जाए वकूआ पर पहुंचती हैं और जाए वकूआ पर पहुंचकर वहां पर सबूत इकट्ठा करती हैं, शवाहिद इकट्ठा करती हैं और सारे मामलात लेती हैं, ब्लड सैंपल्स लेती हैं। लेकिन इस मामले के अंदर जो है वो सबूत इकट्ठे करने की बजाय जो इंतजामिया थी उसने ये ज्यादा मुनासिब समझा कि सबसे पहले इसको धो दिया जाए। तो 1 घंटा 40 मिनट के अंदर ही इस सारे मामले को कवर कर दिया गया, वहां पर जो है वो धो दिया गया और उस सारे मामले को मिटा दिया गया। वहां से खून के तो जो धब्बे थे, जो ब्लड सैंपल्स थे, जो दीगर शवाहिद थे, वो सब कुछ वहां से 1 घंटे 40 मिनट के अंदर सफाया कर दिया गया और जो है वो वहां से चले गए। इस सारी सूरत हाल के बाद मुल्क के अंदर जो है वो कोहराम मच गया, हर तरफ जो है वो प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया, फसाद होना शुरू हो गया। सिंध के अंदर खास तौर पर जो है वो डीसीओज के घर के ऊपर हमले हो रहे थे, उनके जो अमलाक थी उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा था, स्टेशंस के ऊपर जो है वो अटैक्स हो रहे